वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और इसमें हम आरबीआई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आरबीआई की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को हम पढ़ रहे थे क्रेडिट कंट्रोल के लिए। इनमें क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में हमने बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को, इसके अलावा सीआरआर को पढ़ लिया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एसएलआर के बारे में कि एसएलआर के जो बारे में जो बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 49 के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल रूप में रखना अनिवार्य किया गया था। और इसमें संशोधन करके समय समय पर इसको बढ़ाया गया। और पुरानी बुक के अनुसार ये 24% है, लेकिन करंट रेट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगी। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है क्वालिटेटिव का, वो है चयनित या प्रवर्तित साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकिंग कंपनियों को स्पेशल क्षेत्र की या सभी क्षेत्रों की या फिर किसी एक बैंकिंग कंपनी को विशेष प्रकार के लेन देन अथवा विशिष्ट श्रेणी के लेन देन की मनाही कर सकता है या फिर सावधानी रखने के निर्देश दे सकता है। ये इन 2-3 रीजन्स से करता है कि खाद्यान्न और कच्चे माल के सट्टे संग्रह और मुनाफाखोरी में दी जाने वाली साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मतलब ये उद्देश्य हो सकते हैं ये सब करने के, कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए, और इनके अलावा अन्य विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए। जो क्वालिटेटिव मेथड्स से अन्य उनको प्रभावशाली बनाने के लिए इसको एक पूरक के रूप में लागू करता है। चयनात्मक साख नियंत्रण के भी कई रूप हैं, जैसे भिन्न भिन्न कटौती दरें लागू कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं पर साख की बढ़ोतरी करनी है तो नीची कटौती दर रख दी जाएगी, और कहीं पर कमी करनी है तो वहाँ पर ऊंची दर रखी जाएगी या फिर कटौती की सुविधा ही स्थगित कर दी जाएगी। पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस ले लिया जाता है। ऋण जमा अनुपात को निश्चित कर दिया जाता है ताकि उससे अधिक में हेरफेर ना हो। कतिपय क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध लगा देता है। फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रख देता है माल की जमानत के आधार पर जो व्यापारियों को वाणिज्य बैंक ऋण देते हैं उसमें। इसके अलावा आयात पूर्व जमा के लिए बोल देता है, पूर्वानुमति से ऋण लेना आवश्यक कर देता है ताकि उसकी पूर्व अनुमति के बिना अन्य किसी उद्देश्य के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दिए जा सके व्यापारिक बैंकों द्वारा। साख की रेशनिंग, दूसरा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इस विधि के द्वारा भी उद्योगों और व्यवसायों के बीच राशनिंग कर देता है। नैतिक अनुनय के द्वारा करता है, और यह कार्य यह प्रचार, विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्कुलर, प्रकाशनों आदि से या बैंक प्रतिनिधियों की बैठकों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों से साख नियंत्रण के लिए अनुनय करता है। अगर ये सब चीज़ों के बावजूद भी, रिजर्व बैंक के आदेशों और दिशा निर्देशों के बावजूद भी ये व्यापारिक बैंक नहीं मानते हैं, तो फिर वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है, बैंकों की सुविधाएं बंद की जा सकती है अथवा बंद करने का बैंक को घोषणा की जा सकती है। अब बात करते हैं साख नियंत्रण नीति के मूल्यांकन के बारे में कि इसके अप्रभावी हुई। ये इसलिए अप्रभावी हुई कि आर्थिक विकास का लक्ष्य तो इसने प्राप्त कर लिया, किंतु जो मुद्रास्फीति का जो था, मुद्रास्फीति को यह कंट्रोल नहीं कर पाई। और इनके अलावा आंतरिक और बाह्य मूल्य में भी रुपये के में गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से इसके अप्रभावी होने के कारणों की हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट है असंगठित मुद्रा बाजार। विकासशील देशों में असंगठित मुद्रा बाजार है। इसके अलावा विशाल अमौद्रिक क्षेत्र है जो, तो वह क्षेत्र बैंकिंग क्रियाओं से के नियंत्रण से तो बाहर ही रह जाता है। सबसे बड़ा रीज़न ये दोनों है। इनके अलावा सीमित वैधानिक अधिकार है आरबीआई के पास में। जिन क्षेत्रों में व्यापक अधिकार दिए गए हैं वहाँ पर साख नियंत्रण भी सफल रहा है। साधनों की अपर्याप्तता, बैंकिंग परंपराओं का अभाव, साख की विभिन्न किस्में और मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने के कारण यह साख नीति अप्रभावी रही या फिर कम प्रभाव डाल पाई। अब भारत के आर्थिक विकास में आरबीआई की भूमिका को अगर हम पढ़ें तो पत्र मुद्रा का निर्गमन और नियंत्रण किया जा रहा है। इस मामले में आरबीआई को एकाधिकार है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास किया गया है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया गया है। विदेशी विनिमय कोषों का भी प्रबंध किया गया है और सहकारी संस्थाओं का विकास किया गया है। तो ये जो सारे बैंकिंग से रिलेटेड जो विकास की स्थिति देखने को मिली है, ये आरबीआई के प्रयासों से मिली है। सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है आरबीआई भारत। संतुलित आर्थिक विकास में योगदान देता है। साख पर नियंत्रण करता है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग और परामर्श का कार्य भी करता है और निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे एवेल्युएशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई की सफलताएं और
विफलताएं पढ़ेंगे, अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ आरबीआई। तो अचीवमेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे, पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति अपनाई जा रही है, नोट निर्गमन का अधिकार आरबीआई को है, हिल्टन यंग की समिति की सिफारिशों के आधार पर आनुपातिक कोष निधि अपनाई जा रही थी। लेकिन 1951 से क्या किया गया, प्लानिंग पीरियड शुरू हुए, प्लानिंग शुरू की गई, फर्स्ट प्लानिंग पीरियड हो गई या द्वितीय हो गई, तो उनमें फिर लोचशील मुद्रा पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई और 1956 से 57 के बीच में आनुपातिक निधि पद्धति को हटा करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया, न्यूनतम कोष निधि को अपनाया गया। सरकारी बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक कार्य कर रहा है, सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है, कई प्रकार की सलाहें देता है और रिजर्व बैंक के विशेषज्ञ सरकारी संस्थानों में उचित सलाह देने का कार्य करते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने का कार्य किया है। कृषि वित्त की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक ने की है। इसके लिए 1982 में कृषि वित्त की व्यवस्था हेतु नाबार्ड की स्थापना की है। इनके अलावा औद्योगिक वित्त के लिए भी रिजर्व बैंक ने कार्य किया। धन हस्तांतरण की सुविधाएं दे रहा है केंद्र, राज्य और अर्ध सरकारी संस्थाओं को। समाशोधन गृहों की व्यवस्था की है, जहां ये पहले बहुत कम मात्रा में थे और अब इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी दे रहा है। व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में काम करने वाले उच्च, मध्यम और लिपिक स्तर तक के कर्मचारियों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आंकड़ों का प्रकाशन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी एंड फाइनेंस और ट्रेड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग आदि के माध्यम से। रिजर्व बैंक के प्रकाशनों की संख्या 100 से भी अधिक है। बिल बाजार का विकास किया है। 1952 में बिल बाजार योजना रिजर्व बैंक के प्रयत्नों से ही शुरू हुई थी। साख नियंत्रण नीति अपना रहा है। सहकारी संस्थाओं को भी रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण प्रदान कर रहा है। इनके अलावा बैंकों का विलय का काम किया है कि जिससे जमाकर्ताओं और जनता का विश्वास बना रहे और निर्बल इकाइयों का विलय करके उन्हें सुदृढ़ इकाइयों में बदला जा सके। संकट काल में बैंकों की सहायता की है। विदेशी विनिमय को संरक्षण प्रदान किया है, लेकिन इसकी कुछ फेलियर्स भी रहे, जैसे मुद्रा प्रसार को रोकने में ये सफल नहीं हो पाया। रुपये के विनिमय मूल्य में कंटिन्यू कमी आई है। 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में दोबारा अवमूल्यन करना पड़ा। इनके अलावा सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का अभी भी इंडिया में अभाव है। देशी बैंकर तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियंत्रण बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। हालांकि सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ी है जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में बढ़ी है। औद्योगिक साख की भी अपर्याप्तता बनी हुई है। आर्थिक समंक प्रकाशन में देरी हो जाती है। विकसित बिल बाजार का अभाव है। रिजर्व बैंक और स्वर्ण कोषों के मूल्य में भी कमी आई है। अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं हैं। ब्याज दरों की असमानता है। अपर्याप्त कृषि साख। विदेशी व्यापारों में भारतीय बैंकों की उपेक्षा की जाती है हमेशा। प्रतिभूति घोटाले में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका पर नियंत्रण में असफल रही है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु थे, इनमें आंशिक रूप से आरबीआई सफल हुआ है, बल्कि यह असफल ही ज़्यादा रहा है। तो आरबीआई वाला जो आपका चैप्टर है वो यहाँ क्लोज होता है। इसके बारे में हम सफलताएं, असफलताएं, इसकी साख नियंत्रण नीति, इसकी इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है कि किन किन माध्यम से ये साख नियंत्रण करता है या क्या क्या इसका योगदान रहा भारत के क्षेत्र में। तो यहाँ ये चैप्टर क्लोज होता है आपका। फिर भी एक बार इसको हम देखते हैं शुरू से। आरबीआई की हमने प्रबंध व्यवस्था को भी देखा है। ये यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में कि 20 संचालक होते हैं केंद्रीय संचालक मंडल में, जिसमें एक आपका गवर्नर होगा, सर्वोच्च पूर्णकालिक अधिकारी होता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, वही पुनर्नियुक्ति की जा सकती है और 5 वर्ष के लिए सभी पूर्णकालिक। बाकी के जो 15 संचालक होंगे वो अंशकालिक होंगे सारे, यानी कि ये सारे सिर्फ बैंकिंग कार्य करेंगे और ये पार्ट टाइम करेंगे बैंकिंग के कार्य। इन 15 में से 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, 1 भारत सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी होगा और 4 जो स्थानीय मंडल होंगे उनमें से मनोनीत किए जाएंगे। स्थानीय मंडल आपके कौन कौन से हुए? पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई, उत्तरी क्षेत्र में नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई। तो इनमें से भारत सरकार द्वारा जो मनोनीत है उसको, और जो अन्य 4 जो किए जाएंगे सेलेक्ट, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। किनको? डिप्टी गवर्नर्स को। बाकी सबको होंगे, लेकिन ये जो 4 डिप्टी गवर्नर है इनको और ये भारत सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी, इसको वोटिंग राइट
नहीं होंगे। इनके अलावा अगर आरबीआई का गवर्नर अनुपस्थित रहता है तो फिर वो जिस डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करेगा वो बैंक आरबीआई की बैठक की अध्यक्षता करेगा, प्लस उसको उस दिन की अध्यक्षता के कारण या यूं कहे आरबीआई के गवर्नर की मुख्य भूमिका निभाने के कारण वोटिंग राइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बैंक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय व्यवस्था को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बस यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है आपका।